प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले दिनों हम लोग हिंदी के मॉडल पेपर को देख रहे थे और हिंदी के मॉडल पेपर में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 50 का आंसर देना रहेगा। तो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो हमको प्रैक्टिस भी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही करना पड़ेगा। तो हम आपको पिछले दिन 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे और जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शेष बच गए हैं उसे आज हम लोग इस क्लास में देख लेंगे। तो चलिए हम लोग एक कॉमन नंबर से लेकर के 100 नंबर तक के सारे क्वेश्चन को इस क्लास में देखेंगे। आप लोग बारी बारी से एक एक क्वेश्चन का आंसर नीचे लाइव चैट या कमेंट में बताते चलिएगा और लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ है 50 क्वेश्चन में से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और बारी बारी से कॉमन नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो ये कॉमन नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? बताइए, यहाँ पर संज्ञा आपको चूज करना है कि इसमें कौन सी संज्ञा है। आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इसमें पहनावे जो शब्द है यह कौन सी संज्ञा है? तो ध्यान रखिएगा, पहनावे भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि कोई भी चीज़ जिसको हम लोग अनुभव कर सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते हैं, वह भाववाचक संज्ञा होता है। इसलिए कॉमन का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? पहले तो यह वाक्य गलत लिखा हुआ है, लेकिन आप यहां पर देख लीजिए कि आप पूछ रहा है, जो आप यहां पर शब्द है वह कौन सा सर्वनाम है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आप जो शब्द होता है वह निजवाचक सर्वनाम होता है, इसलिए 52 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 52 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं आप चला जाऊंगा, इसमें आप निजवाचक सर्वनाम है। 53 नंबर क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, कि प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? बताइए कि प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बतलाता है? तो हम आपको बताए हैं कि जो विशेषण की भी विशेषता बतलाता है उसको प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की भी विशेषता बतलाए, जैसे हम बोल रहे हैं कि सीता सुंदर है, सीता सुंदर है, तो सीता का यहाँ पर सुंदरता के बारे में विशेषता बतलाया जा रहा है कि सीता सुंदर है। लेकिन अगर हम लोग बोल रहे हैं कि सीता बहुत सुंदर है, तो यहाँ पर जो बहुत शब्द आ गया इसी को प्रविशेषण कहते हैं, क्योंकि सीता तो सुंदर है ही, लेकिन उसका भी विशेषता कौन बतला रहा है? बहुत शब्द लग गया, यह बतला रहा है, इसलिए इसको प्रविशेषण बोलेंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही समझा करके आपको बहुत ही बारीकी से हम आपको एक एक क्वेश्चन बताएंगे, बस आप लोग अंत तक देखते रहिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन, मीरा को जिंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? देखिए, से किस कारक की विभक्ति है, तो आपको कारक चिन्ह याद होगा। कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पर से कहाँ पर आ रहा है? तो कर्ता ने कर्म को करण से, इसलिए इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मीरा को जिंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से करण कारक की विभक्ति है, 54 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। पूरे कारक चिन्ह को आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं? बताइए, भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं? पिछले दिन हम आपको बताए थे कि भविष्यत काल के 3 प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पर भूतकाल के बारे में पूछा जा रहा है कि भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। 55 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा, भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। चलिए अब 56 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे, व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए 56 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होता है? बी जोड़ आयाम होता है। क्या होता है? बी जोड़ आयाम, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन, नीरब का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए, नीरब का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप लोग जानते होंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा, नीरब का संधि विच्छेद निह जोड़ रब होता है। नीरब का संधि विच्छेद क्या होता है? निह जोड़ रब होता है, इसलिए इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब निह जोड़ रब कैसे लिखा था इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ए नंबर ऑप्शन में भी निहरा भी है, इसलिए कैसे लिखाएगा इस पर भी आपको ध्यान रखना है। हर्षिकार होगा कि दीर्घिकार होगा, इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से जानकारी होना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में अगर हर्षिकार की जगह अगर दीर्घिकार, दीर्घिकार की जगह हर्षिकार देते हैं तो बस ऐसे ही आपका नंबर खत्म हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म में कौन सा समास है? 58 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? आजन्म, यहाँ पर इसका पूर्व पद प्रधान है। हम आपको बताए हैं कि किसी भी शब्द का यदि पूर्व पद प्रधान रहे तो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो आजन्म हम लोग बोल रहे हैं तो इसका पूर्व पद प्रधान है, इसलिए इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा 58 का, कि आजन्म में अव्ययी भाव समास है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन, जन्म मरण में कौन सा समास है? बताइए,
जन्म मरण में कौन सा समास है? द्वंद्व है कि दिग्गु है कि तत्पुरुष है कि बहुब्रीहि है? 59 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए, सबसे पहला बात यहाँ के जन्म मरण के बीच में एक डैश होगा जो कि छूट गया है, इस प्रकार से डैश रहता है। और हम आपको बताए हैं कि अगर दो शब्द आपस में एक साथ जुड़े, अगर बीच में डैश का साइन रहे, इस प्रकार का जो सिंबल होता है, तो उसको द्वंद्व समास कहते हैं। दो शब्द जैसे ही आपस में जुड़ रहा है द्वंद्व समास हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 59 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि जन्म मरण में द्वंद्व समास है। अब 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है, हम बार बार रिपीट करते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? 60 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, निस्तेज में निस उपसर्ग है। देखिए यहाँ पर नी है और स में हलंत लग गया है। हलंत जब लगता है तो वह आधा हो जाता है। यहाँ पर देखिए नी है और आधा स है, इसलिए यहाँ पर पूरा सा देकर के इसमें हलंत लगा दिया गया, जिससे कि यह आधा सा हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? निस उपसर्ग है। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बुढ़ापा में कौन सा उपसर्ग है? बताइए, 61 नंबर क्वेश्चन, बुढ़ापा में कौन सा उपसर्ग है? 61 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 61 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। बुढ़ापा में पा उपसर्ग है। बुढ़ापा में कौन सा उपसर्ग है? तो पा उपसर्ग है। 61 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द है जो कि शुद्ध है? यहाँ पर आपको शुद्ध शब्द को चुनना है। उच्छ्वास किस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं? उच्छ्वास का शुद्ध शब्द क्या होगा? बताइए, 62 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, उच्छ्वास को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं जैसे बी नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है। आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से देख लीजिए कि एग्जाम में गलती ना हो। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? यहाँ पर चर्मोत्कर्ष का शुद्ध शब्द आपको लिखना है, चर्मोत्कर्ष। तो बताइए 63 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। शुद्ध शब्द वाले में बस आप लोग देख लीजिएगा कि किस प्रकार से शब्द को लिखा जा रहा है कि जिससे वह शुद्ध हो। तो चर्मोत्कर्ष में हम लोग ए नंबर जैसे लिखा हुआ है, इस प्रकार से ही चर्मोत्कर्ष का शुद्ध रूप होता है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर वाक्य दे दिया गया, यहाँ पर शब्द नहीं है, तो पूरे वाक्य में देखना है कि कौन सा वाक्य है जो कि शुद्ध है। ऑप्शन ए है कि यह बालक कहाँ जा रहे हैं। बी ऑप्शन है कि बच्चा का क्या समाचार है। सी है कि फूलों की एक माला ला दीजिए। और डी है लता 2 चिट्ठी लिखी। तो बताइए 64 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें कौन सा वाक्य सही है? तो इसमें सी नंबर वाला वाक्य सही है कि फूलों की एक माला ला दीजिए। फूलों की एक माला ला दीजिए, यह वाला वाक्य बिल्कुल सही है। लेकिन इसके अलावा जो 3 वाक्य हैं वह वाक्य बिल्कुल गलत है, इसलिए इसका सी नंबर ऑप्शन ही सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन मुहावरे से है। बताइए, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? 65 नंबर क्वेश्चन, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? 65 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, इसलिए 65 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों मानता है? बताइए, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को अपनी आवश्यकता क्यों मानता है? 66 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कार्य कुशलता के लिए। आप लोग ध्यान रखिएगा, कार्य कुशलता के लिए ही आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, इसलिए कार्य कुशलता के लिए, यानी कि ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा 66 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 67 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कौन से भाषण का थोड़ा सा हिस्सा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा? बताइए 67 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आपको हम पहले भी बहुत बार बता चुके हैं कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक बहुत ही विख्यात भाषण है, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उसका ही हिंदी रूपांतरण है, उसका ही थोड़ा सा अंश है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। 67 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन, ऐसे ही लड़के आगे चल करके गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? बताइए, ऐसे ही लड़के आगे चल करके गुंडे चोर और डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? मतलब कि यह वाक्य किसने बोला था? बताइए। तो आपको बहादुर वाला कहानी याद होगा, उसमें सेन साहब ये बात बोले थे, सेन साहब ही बोले थे कि ऐसे ही लड़के आगे चल करके गुंडे चोर और डाकू बनते हैं, इसलिए यह कथन किनका है? तो सेन साहब का। 68 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है? बताइए, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है? 69 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, नीति कथा के क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है, बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा।
चलिए 70 नंबर क्वेश्चन हम लोग जल्दी जल्दी से देख लेंगे। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? 70 नंबर क्वेश्चन बताइए, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? 70 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन आप लोग चारों खुद ही देख लीजिएगा, नहीं तो अगर हम ऑप्शन चारों पढ़ने लग जाएंगे तो फिर बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। बताइए 70 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो अनजान स्मृतियों को ही सहजात वृत्तियां बोला जाता है, अनजान स्मृतियों को। तो देखिए यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन में है, अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्तियां बोला जाता है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो दक्षिणी भारत से मिलते हैं। आप लोग पढ़े होंगे नागरी लिपि वाले कहानी में कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिणी भारत से मिलते हैं। 71 का सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बेतमा दान पत्र किस समय का है? बताइए बेतमा दान पत्र किस समय का है? 1020 ईस्वी का है कि 1021 कि 1022 कि 1023? 72 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बेतमा दान पत्र जो है वह 1020 ईस्वी का है। 72 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? बताइए बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? 73 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो लेखक के घर से बहादुर इसलिए चला गया था कि स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। मतलब कि पहले बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था, लेकिन अब बहादुर के साथ लेखक भी बुरा बर्ताव कर रहे थे और लेखक के परिवार वाले भी, दोनों मिल करके उस पर बुरा बर्ताव कर रहे थे, बहुत ज्यादा कहर ढा रहे थे। इसलिए ही बहादुर घर छोड़ करके भाग जाता है। इसलिए 73 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी नंबर ऑप्शन। स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण ही अचानक से बहादुर घर छोड़ करके चला जाता है, भाग जाता है। अब चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? बताइए साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? सामंतवादी में कि समाजवादी में कि पूंजीवादी की उपयुक्त सभी? 74 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। 74 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान समाजवादी व्यवस्था में संभव है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? बताइए, आप लोग को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 75 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 4 फरवरी 1938 ईस्वी को पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। 4 फरवरी 1938 ईस्वी को, इसलिए 75 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन, ला मादा मोजेल द अविन्यो किसकी कृति है? ठीक है, ला मादा मोजेल द अविन्यो किसकी कृति है? 76 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, यह पिकासो की कृति है। पिकासो के द्वारा ही लिखा गया है द मादा मोजेल द अविन्यो, यह पिकासो की कृति है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन, ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? बताइए, ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? 77 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 14वीं सदी से फ्रेंच तक, 14वीं सदी से लेकर के फ्रेंच तक ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग होता रहा। 74 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है? मतलब कि मध्यम वर्ग है कि उच्च स्तरीय वर्ग है, ज़्यादा अमीर है कि ज़्यादा गरीब है कि मीडियम परिवार से लोग हैं, यही चीज़ आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है? तो निम्न मध्य वर्गीय परिवार का। आप लोग पढ़े होंगे कहानी में, मछली परिवार में निम्न मध्य वर्गीय परिवार का एक चरित्र चित्रण किया गया है। 78 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो निम्न मध्य वर्गीय परिवार का। चलिए 79 नंबर, बिस्मिल्लाह खान के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? बताइए, बिस्मिल्लाह खान के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? 79 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मुहर्रम। आप लोग कहानी में पढ़े होंगे, बिस्मिल्लाह खान के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो मुहर्रम का नाम जुड़ा हुआ है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? बताइए 80 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो आप लोग जरूर पढ़े होंगे कि महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा अहिंसा प्रतिरोध की शिक्षा है। 80 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा अहिंसा प्रतिरोध की शिक्षा है। अब 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जा चुका है, वाणी कब 20 के समान हो जाती है? वाणी कहने का मतलब कि आपकी बोली होता है, बोली या वाणी कब 20 के समान हो जाती है? राम नाम के बिना कि ज्ञान के बिना कि तीर्थ यात्रा के बिना, किनमें से कोई नहीं। तो राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा वाले चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे कि राम नाम के बिना वाणी 20 के समान हो जाता है। 81 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। राम नाम के बिना जो बोली है, जो वाणी है, वह 20 के समान हो जाता है।
अब 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? बताइए 82 नंबर क्वेश्चन, रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? अकबर का, कि हुमायूं का, कि जहांगीर का, कि औरंगजेब का? बताइए 82 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, रसखान के राज्यकाल के समय जहांगीर का राज्यकाल था। उस समय कौन शासन कर रहा था? तो जहांगीर शासन कर रहा था। ध्यान रखिएगा 82 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 83 नंबर, कवि ने परजन्य किसे कहा है? कवि ने परजन्य किसे कहा है? श्री कृष्ण को, कि सुजान को, कि बादल को, कि हवा को? बताइए 83 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर कवि ने परजन्य बादल को कहा है। 83 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आप लोग जल्दी जल्दी से नीचे लाइव चैट या कमेंट में हमें बताते चलिएगा कि किसका कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल फास्ट एकदम। आपको परीक्षा में सवाल में 100 क्वेश्चन रहेगा और आधे घंटे में आपको उसको देना रहेगा। तो 100 क्वेश्चन आपको पढ़ना रहेगा आधे घंटे में, जिसमें 50 का आंसर आपको देना है। तो एक क्वेश्चन पर आपको 25 से 30 सेकंड का समय मिलता है। तो यहाँ अगर आपका प्रैक्टिस 15 से 20 सेकंड का रहेगा तभी एग्जाम में आपका प्रैक्टिस 25 से 30 सेकंड का होगा। नहीं तो अगर यहाँ भी आप लोग 1 मिनट लगाइएगा तो एग्जाम में तो 2 मिनट लग जाएगा, आपसे पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ पाइएगा और समय चला जाएगा। इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ करके आंसर देने का प्रैक्टिस करिएगा। चलिए, तो हम आपको बताएं कि कवि ने परजन्य बादल को कहा है। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? बताइए कि प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? बताइए प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो प्रेमघन अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। 84 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। प्रेमघन अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? बताइए भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? सूर्य से, कि कंचन से, कि पुष्प से, कि छाया युक्त चंद्र से? बताइए 85 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने छाया युक्त चंद्र से की है। छाया युक्त चंद्र से की है। 85 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन, मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? नेता है, कि जनता, की अधिकारी, की मंत्री? मिट्टी की अबोध मूर्त कौन है? 86 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप सभी लोग पता होगा, आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि नेता तो कभी अबोध मूर्त हो नहीं सकता है, अधिकारी हो नहीं सकता है, मंत्री हो नहीं सकता है। जनता ही जो है वो बेचारा मिट्टी का अबोध मूर्त बना हुआ रहता है। 86 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन, हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? बताइए 87 नंबर, हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? 87 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। आधुनिक सभ्यता की दुदांत मानवीय विभीषिका का। जब अमेरिका जापान के ऊपर परमाणु बम गिराता है हिरोशिमा और नागासाकी, 2 बड़े बड़े शहरों पर, आप लोग जरूर पढ़े होंगे, इतिहास में भी आप लोग पढ़े होंगे। इसलिए हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? तो आधुनिक सभ्यता की दुदांत मानवीय विभीषिका का। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन, एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है? किस काव्य संग्रह से संकलित है? बताइए 48 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक वृक्ष की हत्या। बताइए 88 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल सही जवाब आपको बताना है। 88 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एक वृक्ष की हत्या जहां से लिया गया है उस काव्य संग्रह का नाम है इन दिनों। ठीक है, इन दिनों। 88 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। इन दिनों से ही संकलित किया गया है एक वृक्ष की हत्या चैप्टर को। अब बताइए 89 नंबर क्वेश्चन, गरीब बस्तियों में क्या हुआ? कई शिशु पैदा हुए, कि दंगे, आगजनी और बमबारी हुई, कि धमाके से देवी जागरण हुई, कि इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग पढ़े होंगे कि गरीब बस्तियों में धमाके से देवी जागरण हुई। 89 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 89 का सी नंबर ऑप्शन। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ही शेष बचे हैं, आप लोग जरूर देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? बताइए 90 नंबर क्वेश्चन, सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? बताइए 90 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर यानी कि पहला जो अक्षर है वह है कि विफलता पर छलके आंसू। 90 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर विफलता पर छलके आंसू है। लौट कर आऊंगा फिर, ठीक है, लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है? बताइए लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि के द्वारा भावांतरित की गई है? 91 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रयाग शुक्ल के द्वारा ही इसे भावांतरित की गई है लौट कर आऊंगा फिर कविता को। नाम ध्यान रखिएगा, प्रयाग शुक्ल के द्वारा। 91 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण है, पिछले वर्ष भी पूछा जा चुका है, पिछले के वर्षों में, कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? बताइए मेरे बिना तुम प्रभु जो कविता आपके चैप्टर में पढ़ना है, आपके बुक में पढ़ना है, वह किस भाषा से अनुवादित है? यानी कि उसका जो मूल रूप था वह कौन से भाषा में था और उसका हिंदी में रूपांतरण किया गया। तो बताइए वह किस भाषा से अनुवादित है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, वह जर्मन भाषा से अनुवादित है। 92 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। मेरे बिना तुम प्रभु जर्मन भाषा से अनुवादित है।
चलिए अब 93 नंबर क्वेश्चन, दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? बताइए, दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? 93 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग पढ़े होंगे, आपको याद भी होगा कि उसके लेखक श्रीनिवास हैं। दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक श्रीनिवास हैं। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मगम्मा की बहू का क्या नाम था? बताइए, 94 नंबर क्वेश्चन, मगम्मा की बहू का नाम क्या था? आप लोग को ध्यान होगा, नजम्मा था। मगम्मा की बहू का नाम क्या था? नजम्मा था, इसलिए 94 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। 95 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित है? यानी किसके द्वारा लिखा गया है ढहते विश्वास कहानी? बताइए 95 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा, शायद आप लोग को याद भी होगा। ढहते विश्वास कहानी किसके द्वारा अनुदित है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। 95 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन, माँ कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? पूरा जो इधर क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा है, सारे क्वेश्चन में लेखक का नाम पूछा जा रहा है। तो बताइए, माँ कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? यानी कि माँ कहानी के लेखक कौन है? तो माँ कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर है। कौन है? ईश्वर पेटलीकर। सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। माँ कहानी के लेखक ईश्वर पेटलीकर है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब 97 नंबर क्वेश्चन से हम लोग बढ़ जाएंगे। तो 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? बताइए 97 नंबर क्वेश्चन, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो मंगू की माँ की कुल 4 संतानें थी, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 97 का सी नंबर ऑप्शन, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो 4 संतानें थी। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? बताइए 98 नंबर क्वेश्चन, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? उड़िया है कि तमिल है कि गुजराती है कि कन्नड़ है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, नगर कहानी तमिल भाषा से अनुदित है। 98 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि जिसका मूल रूप है, इसका ओरिजिनल रूप है, वह तमिल भाषा में है, लेकिन इससे नगर कहानी को हिंदी भाषा में अनुवादित किया गया है। 98 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन, पपाती की उम्र क्या थी? बताइए पपाती की उम्र क्या थी? 10 वर्ष की, 11 वर्ष की, 12 वर्ष की, 14 वर्ष? 99 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप लोग को पता होगा कि पपाती 12 साल की थी, यानी कि 99 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। पपाती की उम्र क्या थी? तो 12 वर्ष। 100 नंबर क्वेश्चन, जो कि सबसे लास्ट क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित है? यानी कि यहाँ पर भी आपसे लेखक का नाम ही पूछा जा रहा है कि धरती कब तक घूमेगी किस लेखक ने इस कहानी को लिखा है? बताइए 100 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसको लिखा है सावरदैया ने। किसने लिखा है? तो सावरदैया ने। बहुत ही जबरदस्त नाम है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 100 का सही आंसर कौन सा होगा? बी नंबर होगा। तो चलिए आज आपके इस क्लास में हिंदी के मॉडल सेट को हम समाप्त कर दिए। कुल 3 मॉडल सेट अभी तक हम आपको बता चुके हैं। 2 मॉडल सेट हिंदी का और बचा हुआ है, जिसे भी हम लोग बारी बारी से आने वाले दिनों में समाप्त कर लेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी में किसी प्रकार का कोई भी कसर न रह जाए। तो चलिए फिलहाल हम लोग इस क्लास की बात करते हैं। यह क्लास आपको कैसा लगा? कितने क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग बताए हैं, आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, बिल्कुल ईमानदारी से। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि 50 में मेरा 50 सही है। अगर सही है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप गलत बोल रहे हैं तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी आप खुद ही मार रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 50 में 50 कह देने से आपको बोर्ड में नंबर नहीं मिल जाएगा, वहाँ पर आपको 50 में 50 सही करना होगा। तो चलिए, कितने क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग दिए हैं, आप हमें नीचे ईमानदारी से जरूर बताइएगा। यदि आपको यह क्लास अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को पता चल सके कि टारगेट बोर्ड चैनल पर भी तैयारी होती है और मैट्रिक की तैयारी बेहतरीन तरीके से होती है। तो चलिए कोशिश करेंगे कि आगे हम आपको इसी प्रकार से सारे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देते रहें, सारे क्वेश्चन का रिवाइज कराते रहें, चाहे सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, लेकिन जाने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे थे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।